आपका फोन भले ही 5G हो, लेकिन इन्वेस्टिंग को लेकर आपके दिमाग में आज भी 200 साल पुराना सिस्टम चल रहा है। आप YouTube पर लेटेस्ट टेक और दुनिया भर के डेवलपमेंट्स की वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो आपके इमोशंस वही होते हैं जो 200 साल पहले हुआ करते थे। अलिकेन तासी टीआई है, यानी डर, घबराहट और पछतावा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आज से 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी ये प्रेडिक्ट करना असंभव है, पर मैं इतना जानता हूं कि आज से 50 साल बाद भी लोग आज ही की तरह रहेंगे। उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी 50 साल बाद भी वे आज ही की तरह लालच के पीछे भागेंगे। डर उनके मन में हमेशा रहेगा और वे उस समय भी फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे। और इसी लाइन से शुरू होती है यह किताब, सेम एज एवर। सेम एज एवर। दुनिया जितनी भी बदल जाए, एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है इंसान का बिहेवियर। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग चैप्टर्स, रियल कहानियों के साथ जो आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। आज से करीब 400 साल पहले दुनिया का सबसे पहला फाइनेंशियल क्रैश नीदरलैंड्स में साल 1637 में हुआ था। ट्यूलिप फूल उस समय बहुत पॉपुलर हो गया था और लोग इसे वेल्थ और स्टेटस का प्रतीक मानने लगे थे, जिस कारण यह ओल बहुत महंगा हो गया था और कुछ दुर्लभ ट्यूलिप की कीमत एक घर के बराबर हो गई थी। तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस फूल को उगाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा और कीमतें क्रैश कर गईं। जिन लोगों ने लाखों रुपए देकर इन फूलों को उगाया था, उनकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं थी और लोग इसे फ्री में भी लेना पसंद नहीं करते थे। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब लोगों के इंटरेस्ट की वजह से चीजों की कीमत बढ़ती है, न कि उनके रियल वैल्यू की वजह से। आप सोचेंगे कि लोग कितने बेवकूफ थे उस समय, जो एक फूल के लिए इतने पैसे गंवा दिए। लेकिन अगर हम आज के कुछ स्टॉक मार्केट बबल्स की बात करें, जैसे क्रिप्टो हाइप, पेनी स्टॉक्स या लो क्वालिटी कंपनीज में किसी की टिप के आधार पर हम अपने सारे पैसे लगा देते हैं, तो क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? ट्यूलिप मेनिया से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हर एक व्यक्ति किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको भी करना चाहिए। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल लेसन, हमेशा पिछले मार्केट बबल्स और क्रैशेस को स्टडी कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशंस से मत लीजिए। जब आप लालची हों, ग्रीडी हों, तो आपको सावधान रहना है, और जब सब डर रहे हों, तो आपको एक्सप्लोर करना है। जो दिखता नहीं वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। What you don't see is the biggest risk. मॉर्गन एक जबरदस्त स्टोरी शेयर करते हैं हुडिनी की, जो दुनिया के सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट थे। उनको लोग चेन्स में बांध देते थे, पानी में फेंक देते थे, पर फिर भी वे हमेशा बच जाते थे। लेकिन एक दिन उनके एक यंग फैन ने मजाक में उनके पेट में पंच मारा। हुडिनी तैयार नहीं थे। उस मुक्के से उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। स्टोरी का मोरल क्या है? जिस चीज के लिए वे तैयार थे, उससे वे हमेशा बच जाते थे, लेकिन जिस चीज के लिए वे प्रिपेयर्ड नहीं थे, वही उनकी मौत का कारण बनी। रिस्क बराबर वो चीज जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। कैलिफोर्निया के इंजीनियर्स ये नहीं कहते हैं कि भूकंप, अर्थक्वेक कब आएगा। वे कहते हैं कि आएगा जरूर, पर पता नहीं कब। इसलिए उनकी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रूफ होती हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन जरूरी होती है। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस, नॉट इन प्रिडिक्शन। इन्वेस्टिंग में रिस्क कैसे हैंडल करें? रिस्क को परफेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। रिस्क को फील किया जा सकता है सिर्फ जब वह इम्पैक्ट करता है। इसलिए रिस्क से बचने का बेस्ट तरीका है बफर बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आपके फिक्स्ड खर्चे प्रति महीने हैं, तो सेविंग्स इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर आप सरवाइव कर सको, बिना कोई इनकम के। भारतीय निवेशकों के लिए प्रैक्टिकल लेसन इमरजेंसी फंड जरूर रखिए, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। 1 साल का कर्ज कम कीजिए, ईएमआई जितनी कम होगी, रिस्क उतना मैनेजेबल होगा।
इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। डाइवर्सिफाई कीजिए, एक ही एसेट क्लास में अपने सारे पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक्स, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब को एक्सप्लोर कीजिए। इमोशनली रेडी रहिए, मार्केट कभी भी घूम सकता है, तो आपको घबराना, पैनिक नहीं है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। फर्स्ट रूल ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज लो एक्सपेक्टेशंस। चार्ली मंगर। 1950 के दशक में ज्यादातर लोगों की लाइफ सेम होती थी। सेम टाइप का घर, सिमिलर इनकम, सिमिलर गोल्स, इसलिए लोग संतुष्ट थे। आज इंस्टाग्राम पर आप देखते हो कोई बाली में वेकेशन मना रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, कोई जिम बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है, और आप अपनी नौपोशीज असियक पर 9-5 जॉब में फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हो। भले ही आप सेफ हो, स्टेबल हो, पर फिर भी जब आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, तो आपकी अचीवमेंट बहुत छोटी लगने लगती है। यहाँ पर प्रॉब्लम है अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस का स्थिर। अगर मैं आपसे पूछूं 1 करोड़ की सैलरी मिल जाए तो क्या आप खुश रहोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि डेफिनेटली भाई, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन सच यह है कि आप उस 1 करोड़ में भी दुखी हो सकते हो। अगर आपका दोस्त 2 करोड़ कमा रहा है तो? ऑथर कहते हैं कि खुशी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास क्या है। खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या आपको मिला। 1950 के दशक में ज्यादातर लोगों की लाइफ सेम होती थी। सेम टाइप का घर, सिमिलर इनकम, सिमिलर गोल्स, इसीलिए लोग संतुष्ट थे। आज इंस्टाग्राम पर आप देखते हो कोई बाली में वेकेशन मना रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, कोई जिम बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है, और आप अपनी 9 और 5 जॉब में फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हो। भले ही आप सेफ हो, स्टेबल हो, पर फिर भी जब आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, तो आपकी अचीवमेंट बहुत छोटी लगने लगती है। यहाँ पर प्रॉब्लम है अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस का। कहानियां हमेशा आंकड़ों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। स्टोरीज आर ऑलवेज मोर पावरफुल देन स्टेटिस्टिक्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एक बार सोचिए कि आपके पास एक बोरिंग सा चार्ट है जिसमें यह दिख रहा है कि आने वाले 10 सालों में मार्केट ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न देगा, और दूसरी तरफ आपके दोस्त ने एक स्टोरी सुनाई है कि भाई, मेरे मामा के लड़के ने RS50,000 क्रिप्टो में लगाए और 3 महीने में RS7,000 कमा लिए। अब आप बताओ, आपका दिमाग कहाँ जाएगा? स्टोरी की तरफ। क्यों? क्योंकि कहानियों में इमोशन होता है, इमेजिनेशन होता है और थ्रिल होता है कि डेटा में सिर्फ नंबर्स होते हैं। विंस्टन चर्चिल एक एवरेज पॉलिटिशियन थे, लेकिन एक ग्रेट स्टोरी टेलर थे। उनके स्पीचेस ने यूके को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत मोटिवेट किया था। जब लोग हार मानने के मूड में थे, उनका एक कोट बहुत ही फेमस है। क्या उनके पास ज्यादा डेटा था? नहीं। क्या उनके पास सुपीरियर आर्मी थी? नहीं। पर उनके पास एक स्टोरी थी, और वह लोगों के इमोशंस को छूती थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डोंट वांट एक्यूरेसी, द वांट सर्टेनिटी। लोगों को सटीकता नहीं, निश्चितता चाहिए। मान लीजिए आपने सुना है कि एक कंपनी का पीई रेशियो अट्रैक्टिव है, अर्निंग्स कंसिस्टेंट हैं और बैलेंस शीट सॉलिड है। बोरिंग है ना? लेकिन अगर कोई कहे ये कंपनी इंडिया का नेक्स्ट टेस्ला बनने वाली है, 7G 8G टेक डेवलप कर रही है, एलन मस्क की टीम भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, अब आपका एक्साइटमेंट लेवल शूट कर जाता है। भले ही वह सेकंड स्टेटमेंट पूरा रूमर या हाइप हो सकता है। आपका दिमाग आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिस कारण आपको यह लगता है कि मुझे अभी इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यही है स्टोरी की पावर। स्टैट्स पर 2008 से पहले लेमन ब्रदर्स का कैपिटल रेशियो स्ट्रांग था, डेटा के हिसाब से भी सेफ था। लेकिन एक दिन रूमर्स फैल गईं कि लेमन कॉलप्स कर रहा है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, इफ यू हैव द राइट आंसर्स, ऑनर अ गुड स्टोरी, यू विल विन। बट इफ यू हैव जस्ट डेटा, ICEI, people will or ignore you। यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी कल्पना इमेजिनेशन का उपयोग किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर मैं लाइट बीम पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो दुनिया कैसे दिखती है, और उसी कल्पना से उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी डेवलप की। ग्रेट माइंड्स हैव अ टैलेंट
on being great storytellers. Facts. लॉजिकल ब्रेन को अपील करते हैं, स्टोरीज इमोशनल ब्रेन को करती हैं, और जब हमें डिसीजन लेना होता है हम इमोशनल ब्रेन से लेते हैं। यही कारण है कि मार्केट में स्पेक्यूलेटिव बबल्स बनते हैं, क्योंकि कहानियां डोमिनेट करती हैं। इंस्टाग्राम पर कोई अगर 10 सेकंड की रील बनाता है कि इन्वेस्ट RS500 दिल्ली और बन जाओ करोड़पति, ये एक स्टोरी है, एक्साइटिंग है, शेयरेबल है, और इसी वजह से वायरल होती है, भले ही यह सिर्फ आधी सच हो। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कहानियों और रियल डेटा में फर्क समझना होगा। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल लेसन। जब कोई नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बताए तो उसके पीछे का डेटा मांगिए, क्योंकि स्टोरी एंटरटेन करती है और डेटा प्रोटेक्ट करता है। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप RS1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप कब सबसे ज्यादा एक्साइटेड फील करेंगे? 1 महीने में RS10,000 मिलने पर, या 10 साल बाद RS10 लाख मिलने पर? ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और लॉन्ग टर्म पेशेंस बोरिंग लगता है। लेकिन ट्रू वेल्थ वही बनाता है जो बोरिंग और सिंपल चीजों को कंसिस्टेंटली करता है। वॉरेन बफेट की पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है। उन्होंने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में लिया था, और वे बिलियनियर बने थे 50 साल के बाद। उनकी वेल्थ का 99% 60 साल की उम्र के बाद आया है, जबकि आज के नए ट्रेडर्स 1 साल में मिलियनियर बनना चाहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लो, लेकिन रियलिटी ये है, स्लो सस्टेनेबल है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है। शुरू के कुछ सालों में कुछ खास दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पहले साल में 1 लाख 15% रिटर्न कमाता है तो वह होता है RS1 लाख 15,000। 10 साल के बाद वही RS1 लाख RS4 लाख हो जाता है, 20 साल के बाद RS16 लाख हो जाता है, और 30 साल के बाद वही RS1 रिलाइज RS660 लाख हो जाता है। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइम इसे मैजिकल बना देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन स्टॉक मार्केट में यह है कि टाइम होराइजन बहुत कम हो गया है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें महीने का 20% रिटर्न मिले, न कि साल का। 3 साल के होल्ड को वे लॉन्ग टर्म मानते हैं। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट ने सबका फोकस शॉर्ट टर्म बना दिया है। मॉर्गन कहते हैं, जब आप टाइम होराइजन कंप्रेस करते हैं तो आपको लक पर डिपेंड करना पड़ेगा। नितिन डी। और जितना लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे उतना ज्यादा सिस्टम और प्रोसेसेस आपके फेवर में काम करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें।